इटावा में खाद नहीं मिलने के बाद नाराज किसानों ने खाद वितरण केंद्र के सचिव की पिटाई कर दी। जान बचाने के लिए सचिव ने खेतों में दौड़ लगा दी, लेकिन इसके बाद भी गुस्साए किसानों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे मारपीट की। घटना तब हुई जब सचिव कृष्ण कुमार सुबह करीब 10 बजे किसानों के बीच खाद बांटने पहुंचे और उसी दौरान कुछ लोगों ने जबरदस्ती उनसे खाद मांगना शुरू कर दिया। सचिव कृष्ण कुमार ने जब उनसे जरूरी कागज मांगे तो वो लोग भड़क गए। आरोप लगाया गया कि तभी कुछ किसानों ने उन्हें घेर लिया और उनसे मारपीट शुरू कर दी। लोगों से बचने के लिए वो खेतों की तरफ भाग निकले। इसके बाद लोगों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने मारपीट कर रहे लोगों से सचिव को बचा लिया। लेकिन इस दौरान खाद वितरण केंद्र पर किसानों का हंगामा नहीं रुका। खाद वितरण केंद्र के सचिव के मुताबिक वहां 300 बोरी खाद किसानों के बीच बांटने के लिए आई थी। खाद लेने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में किसान केंद्र के बाहर जमा हो गए थे। कुछ लोगों को खाद मिली, लेकिन कई लोगों को खाद नहीं मिल सकी और दावा किया गया कि इसी वजह से किसानों का गुस्सा खाद वितरण केंद्र के सचिव पर फूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक वहां 300 बोरी खाद आई थी, लेकिन खाद लाने वाले किसानों की संख्या ज्यादा थी। इसी वजह से वहां बवाल हो गया। बाद में सचिव ने पुलिस से मारपीट की शिकायत की। 300 बोरी आई थी डीएपी की जो वितरण कर रहे थे। वितरण ना होने के कारण कुछ लोगों ने हाथापाई की है। मारपीट और हंगामे की घटना के बाद किसानों के बीच खाद बांटने का काम रोक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 किसानों को हिरासत में ले लिया। उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक लड़के ने अपनी बहन पर सरेआम चाकू से हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली यह वारदात सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के दादरी गेट पुलिस चौकी के पास की रही। बीच बाजार में आरोपी लड़के ने अपनी बहन पर चाकू से कई वार कर दिए और वो उन्हें तब तक मारता रहा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गई। दादरी गेट पुलिस चौकी के पास बीच सड़क पर आरोपी लड़के ने अपनी बहन को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हमला कर रहे लड़के पर टूट पड़े। उन्होंने डंडे की मदद से उसका चाकू सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद एक व्यक्ति ने उस पर घूंसों की बरसात कर दी। दिन दहाड़े बीच सड़क पर महिला पर चाकू से हुए हमले के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने हमला करके उस लड़के को काबू में कर लिया और चाकू से हमले की इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल भेज दिया और आरोपी को हिरासत में लेकर दादरी गेट पुलिस चौकी ले गई और वहां पर उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी बड़ी बहन के अवैध संबंध को लेकर नाराज था। विगत कुछ वर्षों से महिला का किसी व्यक्ति से संबंध था जिससे उसका भाई शुद्ध था। इसी आक्रोश में उसने महिला के ऊपर हमला किया है। गुस्से में उसने बहन पर चाकू से बीच बाजार हमला कर दिया। आरोपी लड़के के मुताबिक उसकी बहन की शादी हो चुकी है और 3 बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपने प्रेमी को लेकर मायके आ गई थी। गलत काम कर रही है, हमारे घर पे लाकर जबरदस्ती। अगर जो हम कुछ कह रहे हैं तो ये कह रही है कि मैं तुम्हें फंसवा दूंगी। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर हो रहे कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। वहां बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी और समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई जो हाथापाई तक जा पहुंची और इस घटना के विरोध में एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट को जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की। इस दौरान वहां तैनात पुलिस वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की हो गई। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन भी शामिल होने पहुंचे, लेकिन मारपीट की घटना से गुस्साए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को बाहर ही रोकने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद वहां के हालात बिगड़ गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाने के लिए पुलिस वालों को काफी मेहनत करनी पड़ी। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ समाजवादी छात्र सभा बल्कि कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की और इसके विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ता बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हंगामा बढ़ते देख पुलिस उन्हें हटाने पहुंच गई। बड़े अधिकारियों ने भी उन्हें बहुत देर तक समझाया, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से टस से मस नहीं हुए। बाद में कई थानों की पुलिस वहां भेजी गई, तब जाकर हंगामा शांत हो सका।
उधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में वन विभाग और पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप लगाया गया कि वो लोग लंबे वक्त से वन विभाग की जमीन पर मौजूद पेड़ों की अवैध कटाई कर रहे थे। इसी वजह से उन्हें रोकने के लिए वन विभाग की टीम पुलिस वालों के साथ वहां पहुंची। लेकिन आरोपियों ने वन विभाग की टीम से न तो बात की और न ही उनकी बात सुनी, सीधे उन पर हमला बोल दिया। इसके बाद तो पुलिस वाले और वन विभाग के लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे। आरोप लगाया गया कि वो लोग वन विभाग की जमीन पर मौजूद कई पेड़ों को लंबे वक्त से काट रहे थे। इसी पर एक्शन लेने के लिए वन विभाग की टीम वहां पहुंची थी। उधर यूपी के मेरठ में एक दारोगा की पत्नी को गोली लगने से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दारोगा की पत्नी को गोली लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आगरा के खेड़ा थाने में तैनात दारोगा छुट्टी पर अपने घर आए थे और साफ सफाई के दौरान उनकी रिवॉल्वर से गोली चल गई, जो उनकी पत्नी के पैर में जाकर लग गई, जिसके बाद उनकी पत्नी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पेट्रोल कम डालने को लेकर बाइक सवार और पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी के बीच मारपीट हो गई। आरोप लगाया गया कि बाइक सवार लड़के ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर उस कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया। कम पेट्रोल डालने को लेकर के नफीस के द्वारा गाली गलौज कर दी गई और साथ ही अपने परिवारजनों को कॉल करके बुला लिया गया तथा पवन के साथ मारपीट की गई। यूपी के बांदा में जमीन के विवाद में एक भाई पर दूसरे भाई की हत्या का आरोप लगा। बताया गया कि मकान बनवाने के दौरान परिवार के लोगों में हुई मारपीट में एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में खेत में बने एक मकान में धमाका होने से उसमें रहने वाले 5 लोगों की मौत हो गई। धमाका रात के वक्त हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में जान गंवाने वाले 5 लोगों की एक ही परिवार के सदस्य थे और रात के वक्त हुए उस धमाके में उनका मकान पूरी तरह बर्बाद हो गया। खेत में बने उस मकान के परखचे उड़ गए। ये धमाका इतना ताकतवर था कि उस मकान की दीवारें हों या फिर छत, सब मलबे में बदल गईं। कई पुलिस वाले उस मलबे के बीच जांच करते दिखे। फोरेंसिक विभाग की टीम भी वहां से सैंपल जुटाने में लगी दिखी, क्योंकि दावा किया गया कि मकान में जो धमाका हुआ उसके बाद उसमें रहने वालों के चिथड़े उड़ गए। आशंका जताई गई कि उस मकान में दिवाली से पहले भारी मात्रा में पटाखे इकट्ठे करके रखे गए थे, जिनमें चिंगारी लगते ही वहां जोरदार धमाका हो गया। इसी वजह से वहां दमकल की टीमों के साथ ही बॉम्ब स्क्वाड भी जांच के लिए पहुंचा। उस टीम में मौजूद लोगों ने अलग अलग मशीनों से उस मकान के मलबे में तलाशी अभियान चलाया। वो उस मलबे के नीचे अपनी मशीनें लेकर पहुंचे और बॉम्ब स्क्वाड के लोगों ने तय किया कि वहां कोई विस्फोटक था या फिर धमाका किसी और वजह से हुआ। ये विस्फोट इतना बड़ा हुआ है कि इसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त बॉम्ब स्क्वाड टीम लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस दौरान वहां दमकल की कई गाड़ियां भी तैयार रखी गई, क्योंकि आशंका जताई जा रही थी कि अगर वहां विस्फोटक हुए तो उनमें बाद में भी धमाके हो सकते हैं और इसी वजह से वहां किसी भी वक्त जान का खतरा बन सकता था। हालांकि पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद यह दावा किया कि उस मकान में यह धमाका सिलेंडर या फिर कुकर फटने की वजह से हुआ। जांच अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए कई टीमों ने घंटों तक उस मकान के मलबे की तलाशी ली और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने यह अनुमान जताया कि यह धमाका या तो सिलेंडर फटने से हुआ था या फिर कुकर जैसी कोई चीज फटने से। नीचे काफी भारी मात्रा में जो किचन के बर्तन होते हैं वो मिले हैं, जो कि क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं। रात के वक्त हुए इस धमाके की वजह से उस मकान में रहने वाले 5 लोगों की जान चली गई। फोरेंसिक टीम ने इसकी जांच की और ये पुष्टि की कि जान गंवाने वाले 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल में उस वक्त बवाल हो गया जब वहां के मुल्तई तहसील में आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस घटना का पता चलने के बाद इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस के जवानों ने लोगों को रोकने की कोशिश की तो बवाल कर रहे लोग उनसे भिड़ गए और उसकी वजह से वहां के हालात बेकाबू हो गए। शहर के एक चौराहे पर कुछ लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करते नजर आए। इस दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां के हालात जस के तस बने रहे। बवाल बैतूल की मुल्ताई तहसील में हुआ। पुलिस के मुताबिक आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव बाइक से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान उनकी बाइक की एक दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। आरोप लगाया गया कि टक्कर होने के बाद बाइक सवार लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और इसका पता चलने के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब आरएसएस के जिला प्रचारक से मारपीट के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। देखते ही देखते लोगों ने सड़कों पर बवाल शुरू कर दिया। दावा किया गया कि जिन 2 लोगों ने मारपीट की थी वो दोनों मुस्लिम समुदाय से थे।
और इसी वजह से वहां रहने वाले लोगों का गुस्सा भड़क गया। बड़ी संख्या में लोग विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। सड़कों पर लोगों ने टायर जलाने शुरू कर दिए, लेकिन पुलिस के सामने मुसीबत तब खड़ी हो गई जब दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के आमने सामने आ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। शहर के फव्वारा चौक पर तो दोनों समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर लोगों को वहां से हटा दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां तनाव बना रहा। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। बाद में आरएसएस के जिला प्रचारक के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर पहुंच गए। मारपीट करने वाले आरोपियों की शिकायत की गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने उस गाड़ी को घेर लिया जिसमें आरोपियों को पुलिस थाने ले जा रही थी। कुछ लोग उस गाड़ी के आगे खड़े हो गए। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस आरोपियों को लेकर थाने पहुंची, लेकिन थोड़ी देर बाद लोगों की भीड़ पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गई। भीड़ में शामिल कुछ लोग थाने के अंदर घुसने में जुट गए, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उन्हें बाहर खदेड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी लोगों की भीड़ थाने के बाहर ही डटी रही। मतलब वहां के हालात नहीं सुधरे। इसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी सड़कों पर उतर आए। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। तनाव को देखते हुए दुकानें बंद करवा दी गई। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई, लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी वहां तनाव बना रहा और कुछ लोग मारपीट करने वाले आरोपियों के घरों की तरफ बढ़ने लग गए। पुलिस ने उन लोगों को रोकने की भी कोशिश की, हालांकि बाद में पुलिस ने लोगों को शांत करवा दिया। इसके बाद तनाव को देखते हुए शहर को छावनी में बदल दिया गया। लाउडस्पीकर की मदद से सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर मारपीट करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर दिल्ली में एक बस में भीषण आग लगने के बाद यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। दिल्ली में मोरी गेट गोलचक्कर के पास डीटीसी की एक बस में भीषण आग लग गई। बताया गया कि जिस समय बस में आग लगी उस समय बस में कुछ यात्री मौजूद थे। गनीमत ये रही कि धुआं और जलने की गंध आते ही बस कंडक्टर और ड्राइवर ने सभी यात्रियों को बस से उतार दिया। बाद में दमकल विभाग की टीम ने बस में लगी आग को बुझाया। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। आग लगते ही कार चला रहे व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनकी कार जलकर राख हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग इलाके में 3 दिन से लापता 2 जवानों के शव बरामद कर लिए गए। ये दोनों जवान एक ऑपरेशन के दौरान इलाके में आए बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए थे। उधर राजस्थान के धौलपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने वहां के एक थाने पर धावा बोल दिया। पुलिस के जवानों के सामने ही महिलाओं ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर महिलाएं उनसे उलझ गईं। पुलिस के मुताबिक सभी महिलाएं धोखाधड़ी के एक आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के बाद थाने पहुंची और थाने पहुंचने के बाद उन महिलाओं ने वहां तांडव मचा दिया। महिलाओं ने धौलपुर के सेम्पू थाने में रखी हर एक चीज तोड़नी शुरू कर दी। कुछ महिलाएं प्लास्टिक की कुर्सियां तोड़ती नजर आईं, तो किसी ने टेबल पर रखी फाइलें फाड़ दी। हंगामे के दौरान एक महिला पुलिस वाले की वर्दी फाड़ने में जुट गई और रोकने पर वो उससे उलझ गई और कुछ मिनटों के अंदर ही वहां के हालात बिगड़ गए। पुलिस वालों ने बवाल कर रही महिलाओं को समझाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। कुछ महिलाएं तो पुलिस वालों के साथ हाथापाई पर उतर आईं और देखते ही देखते वहां के हालात बेकाबू हो गए। रोकने पर उन महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। थाने में मौजूद पुलिस वाले तोड़फोड़ और बवाल कर रही महिलाओं के सामने बेबस नजर आए। इस दौरान महिलाएं पुलिस वालों से हाथापाई करने के साथ साथ उन पर बुरी तरह चिल्लाती रहीं। पुलिस के मुताबिक वहां के सेम्पू थाना इलाके में मौजूद एक गांव में पुलिस की टीम धोखाधड़ी के एक आरोपी को पकड़ने गई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था और आरोप लगाया गया कि गांव के लोगों ने उस आरोपी को पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। दावा किया गया कि आरोपी के परिवार वालों ने पुलिस वालों का रास्ता भी रोका। हालांकि किसी तरह पुलिस की टीम थाने पहुंच गई, लेकिन पुलिस वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि थाने पर हमला हो जाएगा। थोड़ी देर बाद बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने थाने को घेर लिया।
और फिर गांव की महिलाओं ने अचानक थाने पर धावा बोल दिया। टेबल और कुर्सियां तोड़ने के बाद वो महिलाएं थाने के दरवाजे और गेट तोड़ने में जुट गई। कुछ महिलाएं एक दरवाजे को तोड़ने के लिए उसे धक्का देती नजर आईं, जबकि एक दूसरी महिला पत्थर से दरवाजे पर वार करती दिखाई दी। हालांकि बाद में एक पुलिस वाले ने उस महिला को रोक दिया। करीब 1 घंटे तक वहां बवाल होता रहा। बाद में किसी तरह बवाल कर रही महिलाओं को वहां से हटाया गया। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में एक रिहायशी इलाके में मगरमच्छ के घुसने से अफरा तफरी मच गई। मगरमच्छ को देखते ही लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में वन विभाग की टीम वहां पहुंची और उसने उस मगरमच्छ को पकड़ लिया और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इससे पहले मगरमच्छ के रिहायशी इलाके में पहुंचने से लोग दहशत में आ गए। उस भारी भरकम मगरमच्छ को देखकर उनकी सांसें अटक गईं। वो जब तक उस इलाके में रहा तब तक लोगों ने उस पर नजरें गड़ाए रखी ताकि वो किसी के घर में न घुस जाए। इसके बाद वन विभाग को खबर की गई और फिर वन विभाग के कर्मचारी आकर उसे पकड़ने में जुट गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को जो है तत्काल उन्होंने पकड़ लिया। इसके बाद में विभाग की टीम ने मगरमच्छ को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। इधर देश भर में लोगों के अचानक गिरने और उनकी जान जाने की खबरों के बीच ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के आगर मालवा से भी सामने आया। वहां मोबाइल की एक दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वो दुकान में दूसरे कर्मचारियों के साथ काम में जुटे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और ये देखते ही दूसरे कर्मचारियों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि किस तरह उनकी मदद करें। इस बीच एक व्यक्ति उन्हें इस हालत में देखकर रोने लग गया। इससे पहले वो कर्मचारी अपने काम में जुटे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। वो जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। उनकी हालत देखकर दूसरे कर्मचारियों ने काम रोक दिया। वो सभी उनके नजदीक आकर खड़े हो गए, लेकिन इस दौरान दुकान के मालिक अपनी जगह पर ही बैठे रहे। हालांकि उन्होंने कई बार पीछे मुड़कर उस कर्मचारी को देखा, लेकिन एक बार भी उनका हाल नहीं पूछा। इस बीच कर्मचारी की हालत बिगड़ती चली गई। दिल का दौरा पड़ने की काफी देर बाद तक कोई भी उन्हें अस्पताल लेकर नहीं गया। दुकान के मालिक तो अपनी जगह पर ही बैठे रहे और दूसरे कर्मचारी उनकी हालत देखने के बाद वापस अपने काम में जुट गए और किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद एक व्यक्ति ने उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इस बीच उन्हें पानी भी पिलाया गया। सबको ये लगा कि उन्हें चक्कर आया होगा, लेकिन जब उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो कुछ लोगों ने उन्हें कुर्सी समेत उठाया और खुली जगह पर लेकर आए। लेकिन वहां आने के बाद तो उनके शरीर में जरा भी हलचल नहीं हुई। वो एकदम शांत हो गए। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि मामला गंभीर है और वो उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के जरिए पूर्व सैनिकों की जगह नौकरी करने वाले 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया ये सभी लोग एक गिरोह से जुड़े हैं जो पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं में नौकरी लगवाने का काम करते हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 2 महीने पहले गिरोह से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सैनिकों के नाम पर नौकरी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में 31 संस्थानों पर छापे मारे। वहां काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों की जांच की गई और जांच के दौरान पुलिस ने 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 28 ऐसे व्यक्ति जिनका दूर दूर तक सेना से कोई लेना देना नहीं था, कभी ना वो सेना में रहे, ना उनका सेना से कभी कोई वास्ता पड़ा। जांच में पता चला कि गिरफ्तार किए गए सभी लोग फर्जी दस्तावेज के जरिए पूर्व सैनिक बनकर संस्थानों में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे थे। उधर यूरोप के देश ऑस्ट्रिया से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट की दुबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद विमान को दुबई भेजा गया और वहां के एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में आई खराबी को दूर करने के बाद उसे दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार राजेंद्र गुप्ता ने नामांकन भर दिया। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा और राज्यसभा छोड़कर मंत्री बने संजीव अरोड़ा भी मौजूद रहे। असम के गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने उनके 2 सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया। वो दोनों असम पुलिस के जवान हैं। बताया गया कि दोनों सुरक्षा कर्मी जुबिन के साथ पिछले 7 साल से थे। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ साल में उन दोनों के बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ था।
इधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 8 साल के एक बच्चे की मौत के बाद बवाल हो गया। एक मेडिकल स्टोर संचालक पर बच्चे को गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया गया। बच्चे की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और मेडिकल स्टोर पर भी हमला कर दिया और वो वहां तोड़फोड़ करते दिखे। कुछ लोग तो उस इमारत की छत पर चढ़कर हमले की कोशिश करते नजर आए जिसमें वो मेडिकल स्टोर मौजूद था। बवाल के बाद लोगों ने हैदरपुर बाजार में सड़क जाम कर दी। हंगामे की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस वाले वहां पहुंच गए। पुलिस ने बच्चे के घर वालों की शिकायत पर इस मामले में केस दर्ज कर लिया। अभियोग पंजीकृत किया गया है मेडिकल स्टोर संचालक व एक अन्य डॉक्टर के विरुद्ध। पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी वहां पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जैम खुलवाया। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के घर पर जिला सहकारिता विभाग ने वसूली का एक नोटिस चिपका दिया। नोटिस में उन्हें 35 साल पहले सहकारी बैंक से लिए गए लोन को 15 दिन के अंदर ब्याज समेत चुकाने की चेतावनी दी गई। नोटिस पर तय समय में रकम न चुकाने पर कुर्की की कार्रवाई का आदेश भी लिखा नजर आया। मतलब बरेली में हिंसा भड़काने के आरोपी तौकीर रजा की मुश्किलें और बढ़ सकती। जिला सहकारी बैंक के मुताबिक तौकीर रजा ने साल 1990 में खाद के लिए 5,055 रुपए 60 पैसे का लोन सहकारी समिति से लिया था। बैंक ने दावा किया कि 35 साल में कई बार नोटिस भेजने के बावजूद उन्होंने न तो मूलधन चुकाया और न ही ब्याज। निश्चित है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके 95 का हो चुका है इनका पहले से, और तहसीलदार से मिलकर इनके खिलाफ वारंट लेना है और आगे कार्रवाई। सहकारी बैंक के मुताबिक उसी लोन की वसूली के लिए उनके घर पर नोटिस लगवा दिया गया, क्योंकि बैंक के मुताबिक तौकीर रजा का लोन बीते 35 साल में ब्याज समेत बढ़कर 28,000 रुपए से ज्यादा हो चुका है। हालांकि सहकारी बैंक की तरफ से तौकीर रजा के घर के बाहर चिपकाए गए नोटिस को किसी ने फाड़ दिया। मौलाना तौकीर रजा बरेली में 26 सितंबर को भड़की हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए थे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। प्रशासन ने उनके खिलाफ जांच शुरू की तो सहकारी बैंक से लिए गए लोन की जानकारी मिली। बैंक ने उनके मकान पर नोटिस तो चिपकवा दिया, लेकिन उस नोटिस को किसी ने फाड़ दिया। देर रात मौलाना तौकीर रजा के घर पर यह नोटिस चस्पा किया गया था, इस नोटिस को फाड़ दिया गया है। हालांकि जिला सहकारी बैंक के मुताबिक तौकीर रजा को लोन की रकम ब्याज समेत 15 दिन के भीतर किसी भी कीमत पर जमा करानी होगी। बैंक ने तहसीलदार से तौकीर रजा के खिलाफ वारंट जारी करवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। उधर चंडीगढ़ में अपने घर में आत्महत्या करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में यह आरोप लगाया था कि दलित समुदाय का होने की वजह से उनके कई सीनियर अधिकारियों ने उन्हें टॉर्चर किया था। उनके आत्महत्या करने के बाद उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने निष्पक्ष जांच की मांग की थी और ये आरोप लगाया था कि उनके पति आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने सीनियर अधिकारियों के बनाए दबाव की वजह से ही खुद को गोली मार ली थी। वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कई सीनियर अधिकारियों का बाकायदा नाम लिखकर उन पर यह आरोप लगाए थे कि उन अधिकारियों ने दलित समुदाय से होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया था। इसी मामले की जांच के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया। इसके अलावा उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने सुरक्षा की मांग भी की थी, जिसके बाद उनके घर के पास ही एक पुलिस बूथ भी बना दिया गया। इधर राजस्थान के अलवर में रेहड़ी पटरी लगाने वाली महिलाओं ने नगर निगम दफ्तर के बाहर हंगामा कर दिया। कुछ महिलाएं तो नगर निगम के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में त्योहारों के सीजन में अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनकी दुकानें हटा दी गईं और तोड़फोड़ की गई। जबकि प्रशासन की तरफ से यह दावा किया गया कि त्योहारों के सीजन में सड़क पर रोजाना लगने वाले जैम की समस्या को खत्म करने के लिए सड़क को खाली करवाया गया। नगर निगम के अधिकारियों के साथ पुलिस के अफसर होप सर्कस से बजाजा बाजार रोड तक अतिक्रमण हटवाते दिखे, लेकिन इस दौरान दुकानदारों के साथ उनकी बहस भी हो गई। धमकी नहीं देगा, हटाना पड़ेगा, फिर मेरा नुकसान भी तो होना। तो रोड पे खड़े होंगे आप, तो रोड पे बैठेंगे। प्रशासन ने दुकानदारों से कंपनी बाग इलाके में निर्धारित वेंडिंग जोन में दुकानें लगाने की अपील की, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों ने कंपनी बाग इलाके में बनवाए गए वेंडिंग जोन में दुकानें लगाने से साफ इनकार कर दिया। दुकानदारों ने तर्क दिया कि वहां पर उनका कारोबार ही नहीं चलेगा। अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई के दौरान जब रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों ने विरोध किया तो पुलिस अफसर भी भड़क गए और उन्होंने एक व्यक्ति को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में जेल में डालने की चेतावनी दे दी। नाराज दुकानदारों ने नगर निगम के दफ्तर के सामने धरना देना शुरू कर दिया। हम तो यही लगा चाहते हैं, मार्केट में वहाँ नहीं जाना। नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस वालों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की। नगर निगम के अफसरों ने होप सर्कस से बजाजा बाजार रोड तक
न सिर्फ रेहड़ी पटरी वालों को हटवाया बल्कि उन दुकानों पर भी कार्रवाई की जिन्होंने सड़क घेर रखी थी। और अतिक्रमण को लेकर बवाल राजस्थान के भरतपुर जिले में भी हुआ। भरतपुर में नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, पथराव किया गया और लाठियां बरसाई गईं। क्योंकि नेशनल हाईवे के किनारे हलेना इलाके के लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर बुरी तरह भड़क गए। हाईवे के किनारे दुकान चलाने वाले लोगों और वहीं पर अपना घर बनाकर रह रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया। हंगामा करने वाले लोगों ने दावा किया कि पुलिस वालों ने पहले उन पर हमला किया, जिसके बाद लोग भड़क गए। एकदम पीछे से डंडा मार दिया भाई ने, डंडा मारते खोपड़ी फट गई उसकी। बवाल के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लाठीचार्ज में 2 लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उधर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक पुरानी इमारत के गिरने से कई लोग दब गए। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक पुरानी इमारत भरभराकर गिर गई। इमारत के मलबे में 5 लोगों के दबने से हड़कंप मच गया। हालांकि राहत और बचाव टीम ने मलबा हटाकर 3 लोगों को बचा लिया। उत्तराखंड के चमोली में मौजूद सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। सर्दियों के बाद हेमकुंड साहिब के कपाट अगले साल 25 मई को खोले जाएंगे। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेहंदी लगवाने पहुंची एक महिला के परिवार से मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद वहां बवाल हो गया। बताया गया कि बाइक लगाने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद लोग आपस में भिड़ गए। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तान के हवाई हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली। उन्होंने 2 टूक कहा कि अफगानिस्तान को उकसाना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे पहले पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि वहां की वायुसेना ने काबुल में घुसकर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर जोरदार हमला किया। और इस दौरान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में धमाकों के सुने जाने का दावा किया गया। हालांकि भारत दौरे पर आए तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने बताया कि काबुल में हुए विस्फोट में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रात भर उसकी जो तलाश हुआ, अभी तक कोई नुकसान का कोई खबर नहीं आया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने साफ किया कि उनका देश पाकिस्तान से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी उल्टी सीधी हरकतों पर रोक नहीं लगाई तो अंजाम बुरा होगा। अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ने काबुल में टीटीपी के ठिकानों पर हमले का दावा किया। और तो और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने आतंकी संगठन टीटीपी के मुखिया नूर वली महसूद को भी मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे को टीटीपी ने खारिज कर दिया। उसने नूर वली महसूद की एक ऑडियो क्लिप जारी कर दी। उस ऑडियो क्लिप में टीटीपी के चीफ ने साफ किया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यानी काबुल में किया गया पाकिस्तान का हमला फेल साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने लड़ाकू विमानों के हमले में टीटीपी के सबसे ताकतवर चेहरे नूर वली महसूद को ढेर करने का दावा किया, लेकिन टीटीपी ने अपने मुखिया की ऑडियो क्लिप जारी कर उसके जिंदा होने की बात कही। हालांकि खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि इस हवाई हमले में नूर वली महसूद का बेटा मारा गया। नूर वली महसूद ने साल 2018 से ही आतंकी संगठन टीटीपी की बागडोर संभाल रखी है और उसके लड़ाके अक्सर पाकिस्तान की सेना और उसके इलाकों में हमले करते आए हैं। और माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने टीटीपी के चीफ को ही ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन टीटीपी के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ऐसा करने में नाकाम रही। काबुल में हुए हमले से कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने धमकी दी थी कि पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये धमकी उन्होंने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने टीटीपी के हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी थी। जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री गुस्से से आग बबूला नजर आए। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। दावा है ख्वाजा आसिफ की इसी धमकी के बाद काबुल में बमबारी की गई, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने सिर्फ काबुल ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर भी हमला बोला। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने पाकिस्तान के हमले की निंदा की और चेतावनी दी कि आग से खेलना पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में बारूद बरसा दिया। दावा है कि टीटीपी के ठिकानों पर हमले की कोशिश में उसने एक बाजार में बमबारी कर दी। इस हमले में वहां कई दुकानों को नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पक्तिका में किए गए हमले को लेकर पाकिस्तान पर भड़क गए। कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है,
और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। अफगानिस्तान का पक्तिका प्रांत पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा से लगता है। पाकिस्तान ने वहां टीटीपी के अड्डों पर हमले का दावा किया। उधर पाकिस्तान के लाहौर में वहां की पार्टी तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं और लाहौर पुलिस के बीच छिड़ा विवाद पाकिस्तान के बाकी शहरों तक भी पहुंच गया। तहरीक लब्बैक के लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में मौजूद अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसी के बाद वहां लाहौर पुलिस और तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं के बीच घमासान मच गया और सुबह होते होते ये बवाल और बढ़ गया। लाहौर में पुलिस वालों और तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इस बीच भीड़ को आगे बढ़ता देख पुलिस वालों ने सड़क के एक तरफ पानी की बौछार की तो दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले दागे। ये देखिए शेलिंग और हमारे कारखानों पे तेजाब फेंका जा रहा है। तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पानी के उन टैंकरों में कोई केमिकल मिलाया हुआ था जिससे उनके कई कार्यकर्ताओं की आंखें जलनी शुरू हो गईं। और इसके बाद तो तहरीक लब्बैक के प्रदर्शनकारियों ने आपा खो दिया। दूसरी तरफ लाहौर पुलिस ने भी उन पर सख्ती बढ़ा दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए ग्रेनेड से हमले किए। इसके अलावा उन पर गोलियां भी चलाई गईं, जिससे वहां कोहराम मच गया। तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों के फेंके ग्रेनेड दिखाते हुए उन पर बर्बरता करने का आरोप लगाया। मारे जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी पुलिस ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग भी की। उन्होंने गोलियों के खोखे इकट्ठे कर इस बात के सबूत भी दिए। ये देखिए शेलिंग भी है, ये देखिए ये गोलियां चलाई गई हैं, बहुत शेलिंग हो रही है, ये दोबारा शदीद शेलिंग शुरू हो गई है। वहां लाहौर पुलिस ने आंसू गैस के इतने गोले दागे कि उस इलाके की सड़कें धुएं में गुम हो गईं। और इस सब के बीच वहां जमकर तोड़फोड़ भी हुई। तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लाहौर पुलिस के जवानों ने वहां मौजूद कई गाड़ियों पर पत्थर और डंडों से हमले किए। उन्होंने दावा किया कि लाहौर पुलिस की कोशिश थी कि वो तोड़फोड़ का इल्जाम तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं पर डाल देंगे। मतलब प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लाहौर पुलिस के जवानों ने जानबूझकर वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उनके मुताबिक पुलिस वालों का प्लान यह था कि वो तोड़फोड़ करने के बाद इसके लिए प्रदर्शनकारियों को जिम्मेदार बता देंगे। तो बड़े शार्जर में पंजाब पुलिस वाले कर रहे हैं, अखा के सामने कारकुन सारे खड़े ने, इन्होंने शीशा तोड़ा, मर्जी का। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से कई बेकसूर लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उनके मुताबिक पुलिस वालों ने गाड़ियों के शीशों पर बंदूकों के पिछले हिस्से से वार किए, जिससे वो चकनाचूर हो गए। इस सबके बीच लाहौर पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी। पुलिस वाले लगातार गोलियां चलाते रहे और दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक के लोग भी पीछे हटने को राजी नहीं हुए। और यह बवाल तब तो चरम पर पहुंच गया जब तहरीक लब्बैक के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी खुद ही अपने समर्थकों से मिलने सड़कों पर उतर आए। उनके आते ही तहरीक लब्बैक के लोग और ज्यादा आक्रामक हो गए। साद हुसैन रिजवी पुलिस की गोलीबारी के बीच से निकलते हुए अपने समर्थकों से मिले और वहीं से उन्होंने इस्लामाबाद के लिए मार्च शुरू कर दिया। और जैसे ही तहरीक लब्बैक के मुखिया हाफिज साद हुसैन रिजवी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, उनका जोश और बढ़ गया। वो लोग उन्हें घेर कर आगे चलने लगे ताकि पुलिस की दागी गोली या फिर आंसू गैस का गोला उन तक न पहुंच पाए। साद हुसैन रिजवी अपने समर्थकों का हालचाल जानते हुए आगे बढ़े। इस दौरान पुलिस की सख्ती बरकरार रही, लेकिन उनके समर्थकों ने किसी तरह उन्हें एक ट्रक तक पहुंचाया, जिस पर बैठकर वो इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े। ये आप देख रहे हैं इधर भी और आगे मजीद रुकावटें हैं और उधर से शेलिंग का सिलसिला भी जारी है, फायरिंग का भी। तहरीक लब्बैक के लोगों ने आरोप लगाया कि लाहौर पुलिस के जवानों ने इस मार्च के दौरान भी फायरिंग की। उनमें कई लोग हाथों में कारतूस भी लिए दिखे। इस दौरान साद हुसैन रिजवी के साथ हजारों लोगों की भीड़ चलती नजर आई। उधर अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान को AIM-20 नाम की घातक मिसाइलें नहीं देने वाला। अमेरिका ने हाल ही में उन देशों की एक लिस्ट जारी की थी जिनके साथ वो हथियारों के समझौते करेगा। इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि अमेरिका उसे AMRAAM यानी एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल देने जा रहा है। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो न तो पाकिस्तान को नई AIM-20 मिसाइलें देगा और न ही पुरानी मिसाइलों की ताकत बढ़ाएगा। मतलब पाकिस्तान के पास जो मिसाइलें हैं उनके अलावा उसे नई मिसाइलें नहीं मिलने वाली। ये चर्चा तब शुरू हुई थी जब अमेरिकी रक्षा विभाग ने उन देशों की एक लिस्ट जारी की थी जिनके साथ वो हथियारों की डील करेगा, और इस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम शामिल था। इसके बाद पाकिस्तान को आधुनिक मिसाइलें मिलने की चर्चा तेज हो गई और ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान को खतरनाक AMRAAM मिसाइलें दे सकता है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये नई मिसाइलें देने से मना कर दिया।
हवा से हवा में मार करने वाली AMRAAM मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है। अमेरिका के ज्यादातर लड़ाकू विमान इसी मिसाइल से लैस होते हैं। और चर्चा थी कि अमेरिका वही आधुनिक मिसाइलें पाकिस्तान को दे सकता है। AIM-20 नाम की ये मिसाइलें AMRAAM मिसाइलें कहलाती हैं, जो हवा से हवा में वार कर सकती हैं। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइलें, मतलब एक बार बटन दबाने के बाद ये टारगेट को ढूंढकर उस पर कहर बरपा सकती हैं। और इनकी रफ्तार आवाज से 4 गुना तेज होती है, मतलब इससे पहले कि दुश्मन इस मिसाइल को भांप पाए उसका काम तमाम हो सकता है। इधर भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन 150 से ज्यादा रन बना लिए। भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। वो 173 रन बनाकर खेल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल विराट कोहली के बाद भारत के दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने भारत में हुए किसी टेस्ट मैच में पहले ही दिन 150 से ज्यादा रन बनाए। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन 2 विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए। वेस्टइंडीज के गेंदबाज KL राहुल और साई सुदर्शन का विकेट लेने में कामयाब रहे, जबकि कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल क्रीज पर बने रहे। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखकर एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ान तत्काल रोकने की मांग की। संगठन ने हाल के दिनों में लगातार सामने आ रही इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी तकनीकी खराबियों को गंभीर बताया और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई जनहित याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या किसी एक्सपर्ट कमेटी से करवाए जाने की मांग को लेकर याचिका डाली गई थी। याचिका में कफ सिरप में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की बिक्री और निगरानी के लिए सख्त नियम बनाए जाने की भी मांग की गई थी। लेकिन इस जनहित याचिका को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से आपत्ति जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता की मंशा पर ही सवाल उठाया और आरोप लगाया कि देश में कहीं भी कुछ भी होता है तो याचिकाकर्ता अखबार पढ़कर जनहित याचिका दायर कर देते हैं। इसके बाद जजों ने याचिकाकर्ता से सवाल कर दिया कि अब तक उन्होंने कितनी याचिकाएं दायर की हैं। जवाब में याचिकाकर्ता ने 8 से 10 जनहित याचिका डालने की बात कही। इतना सुनते ही तीनों जजों ने कफ सिरप मामले में डाली गई याचिका खारिज कर दी। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक जी रंगनाथन को लेकर मध्य प्रदेश के वो छिंदवाड़ा पहुंच गई। मध्य प्रदेश पुलिस ने एक रोज पहले जी रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जी रंगनाथन को छिंदवाड़ा की परासिया कोर्ट में पेश किया। लेकिन इस दौरान कोर्ट परिसर के अंदर कड़ी सुरक्षा नजर आई। कोर्ट में हर रोज की तुलना में लोगों की भी काफी भीड़ दिखी। कोर्ट में पेश किए जाने से पहले जी रंगनाथन को परासिया थाने के अंदर रखा गया। नागपुर से सड़क के रास्ते चला पुलिस की गाड़ियों का काफिला दंदनाते हुए थाने के अंदर पहुंचा। गाड़ी से निकलकर जी रंगनाथन थाने के अंदर जाते दिखे। इस दौरान अपना चेहरा छिपाने के लिए उन्होंने मास्क पहन रखा था। जी रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस चेन्नई से गिरफ्तार करने के बाद नागपुर तक हवाई रास्ते से लाई। इसके बाद उन्हें सड़क के रास्ते लेकर पुलिस की टीम छिंदवाड़ा पहुंची और उन्हें परासिया कोर्ट में पेश किया। इस सबके बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। राज्य सरकार ने कोडीन नाम के केमिकल से बनने वाले कफ सिरप के स्टॉक रखने के लिए नए नियम बना दिए। सूखी खांसी को रोकने के लिए बनाए जाने वाले कफ सिरप में कोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक कोडीन के इस्तेमाल से बने कफ सिरप के ज्यादा इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी जिसमें मेडिकल स्टोर पर कोडीन के इस्तेमाल से बनने वाले कफ सिरप को रखने के लिए मानक तय कर दिए गए। नई गाइडलाइन के मुताबिक दवा के थोक विक्रेता 1000 और फुटकर विक्रेता सिर्फ 50 कोडीन से बनी कफ सिरप की बोतलें ही रख सकेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक पकड़े जाने पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक जमीन को लेकर 2 भाइयों के परिवार वालों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि वो आमने सामने आ गए और फिर दोनों पक्षों के लोग डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। उन्होंने लातों और मुक्कों से भी हमला कर दिया। जमीन के इस झगड़े में दोनों परिवारों की कई महिलाएं भी शामिल रहीं। वो भी एक दूसरे को पीटती नजर आईं। कुछ ही देर में वहां के हालात बिगड़ गए। चारों तरफ लोग मारपीट करते दिखे। किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। बवाल बागपत के नया गांव में हुआ। बताया गया कि दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर लंबे वक्त से झगड़ा चल रहा था। इसी मुद्दे पर उनकी पहले बहस हुई और फिर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में खेतों में घुसे हाथियों के एक झुंड पर गांव के लोगों ने पथराव कर दिया। इस पर भड़के एक हाथी ने कई लोगों को दौड़ा दिया। इससे पहले गांव वालों ने अपने खेतों को हाथियों से बचाने के लिए उन्हें घेर लिया।
और हाथियों के उस झुंड पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। ये देखकर एक हाथी गुस्से से तमतमाया हुआ उनकी तरफ दौड़ते हुए आया। उस हाथी को अपने नजदीक आते देख कई लोग तो अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ ने पत्थर बरसाना जारी रखा। लगातार बरस रहे पत्थरों से घबराकर वो हाथी वापस अपने झुंड में चला गया। इसके बाद सारे हाथी एक एक कर खेत से निकल गए। वो पत्थरों की बारिश से बचने के लिए वहां से दूर चले गए। बाद में लोगों ने हाथियों को उस इलाके से भगाने के लिए वन विभाग को इसकी जानकारी दी। गांव वालों ने अपने खेतों को हाथियों से बचाने की गुहार लगाई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाओ को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए दिया गया। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मांगने पर भी उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के रोबलेस में वहां के एक विद्रोही संगठन ने एक पुलिस थाने के पास जोरदार धमाका कर दिया। विस्फोट इतना तगड़ा था कि उसकी चपेट में आने वाले मकानों की दीवारें तक ढह गईं। इस घटना में 9 लोग घायल हो गए। गुजरात के छोटा उदयपुर में पुलिस ने 57,000 से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ने का दावा किया। शराब की तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शराब तस्कर सब्जियों की पेटियों में छिपाकर शराब लाने में जुटे थे। उधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस में 10 दिन के अंदर दूसरी बार ताकतवर भूकंप से दहल उठा। फिलीपींस की धरती 7.6 तीव्रता के भूकंप से कांप उठी। इससे पहले वहां 30 सितंबर को भी 6.9 तीव्रता का भूकंप आने से तबाही मच गई थी। और इसी बीच एक बार फिर फिलीपींस का दक्षिणी हिस्सा भूकंप के जोरदार झटकों से थर्रा उठा। धरती के हिलते ही वहां एक स्कूल में चीख पुकार मच गई। फिलीपींस के डावाओ शहर में मौजूद उस स्कूल के छात्र बुरी तरह डर गए। कुछ छात्र तो क्लासरूम से भाग गए, जबकि ज्यादातर वहीं रहे। जलजले की वजह से वहां सब कुछ झूले की तरह हिलता दिखा। जान बचाने के लिए कई छात्रों ने तो अपने सिर पर कुर्सी ही रख ली। 7.6 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने फिलीपींस के कई इलाकों को झकझोर कर रख दिया। और इस दौरान सबसे ज्यादा तबाही की खबरें फिलीपींस के डावाओ शहर से आईं, क्योंकि भूकंप का केंद्र इस शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। बताया गया कि 7.6 तीव्रता का भूकंप आने के बाद वहां करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर झटके लगते रहे। और इसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। फिलीपींस के डावाओ शहर की एक दुकान में रखा सामान भी जोर जोर से हिलता नजर आया। दुकान के सामने वाली सड़क पर लोग जान बचाने के लिए दौड़ते दिखाई दिए। डावाओ शहर की लगभग हर सड़क पर इसी तरह के हालात दिखे। एक तस्वीर में दिखा कि धरती के थरथराते ही रास्ते पर मौजूद लोग डर के मारे बैठ गए। वो लोग तब तक धरती को पकड़कर बैठे रहे जब तक भूकंप के झटके खत्म नहीं हुए। 10 दिन पहले भी फिलीपींस में इसी तरह का खतरनाक भूकंप आया था और उसमें 69 लोगों की जान चली गई थी। यही नहीं, 6.9 तीव्रता वाले उस भूकंप की वजह से फिलीपींस में बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि फिलीपींस के लोग पिछले भूकंप के दर्द से उबर पाते, वहां दोबारा कुदरत का कहर टूट पड़ा। इस दौरान बड़ी बड़ी इमारतें भी बुरी तरह कांप उठी और उनमें रहने वाले लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिलीपींस के डावाओ शहर की एक इमारत की तो फॉल्स सीलिंग ही भर भराकर गिरती दिखी। भूकंप की वजह से जैसे ही उस इमारत ने थर्राना शुरू किया, उसमें मौजूद लोग सिर छिपाने की जगह ढूंढने लगे। उन्होंने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और टेबल के नीचे घुसने की कोशिश की। फिलीपींस में आए भूकंप का केंद्र मिंदनाओ नाम के द्वीप के पास रहा। यही वजह रही कि उसके आसपास मौजूद डावाओ समेत ज्यादातर इलाके दहल उठे और लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि 7.6 तीव्रता के भूकंप ने इतनी बुरी तरह झकझोर के रख दिया कि लगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। कई मकान तो ढह भी गए। भूकंप के बाद सुनामी की भी चेतावनी दी गई। आशंका जताई गई कि समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं, क्योंकि फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का ताकतवर भूकंप आया। इस दौरान हर चीज इस तरह कांप उठी मानो कोई जानबूझकर धक्का दे रहा हो। भूकंप के बीच वहां बन रही एक इमारत भी थर्रा उठी। जोरदार झटकों को देख इमारत में काम कर रहे लोगों की हालत बिगड़ गई। शक्तिशाली भूकंप के बाद फिलीपींस में सुनामी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया। समंदर के आसपास के इलाके खाली करवा लिए गए। लेकिन गनीमत यह रही कि समंदर बेकाबू नहीं हुआ।
वरना फिलीपींस पर दोहरी आफत टूट पड़ती। क्योंकि भूकंप से हुई तबाही ने वहां पहले ही लोगों का हाल बेहाल कर दिया। फिलीपींस में आए भूकंप की वजह से वहां कई इमारतें जमींदोज हो गईं, कुछ स्कूलों और अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा। क्योंकि वहां करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर भूकंप के झटके आते रहे। तस्वीरों में दिखा कि फिलीपींस के बोहो शहर में कई दुकानों की सूरत बिगड़ गई, उनकी दीवारें दरक गईं, कुछ दुकानों का तो ऊपरी हिस्सा भी ढह गया। वहां हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। खबर है कि फिलीपींस में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। कुदरत के इस कहर से 10 दिन पहले 30 सितंबर को भी फिलीपींस में भूकंप ने तबाही मचाई थी, तब 69 लोगों की मौत हो गई थी। उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिहार की शिवहर विधानसभा सीट से लालू यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबरें हैं कि वो जल्द ही जेडीयू में शामिल होंगे और फिर जेडीयू की टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ेंगे। बिहार के मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए 14 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि अब तक जेडीयू ने किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी सुबह तेजस्वी यादव के गढ़ माने जाने वाले राघोपुर से अपना चुनावी अभियान शुरू करेगी। प्रशांत किशोर इसकी शुरुआत करेंगे। जन सुराज पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी करेगी। इधर बिहार की राजधानी पटना में टिकट की मांग पर आरजेडी के कई कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने भोजपुर की बड़हरा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक सरोज यादव को टिकट दिए जाने की मांग की। इस बीच कार्यकर्ताओं ने लालू यादव के काफिले को रोकने की भी कोशिश की और इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। टिकट की मांग कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लालू यादव की गाड़ी के सामने ही सरोज यादव के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। यही नहीं, उन्होंने लालू यादव के काफिले को रुकवाने की भी कोशिश की ताकि वो अपनी बात उन तक पहुंचा सकें। वो चाहते थे कि पार्टी एक बार फिर भोजपुर की बड़हरा विधानसभा सीट से सरोज यादव को मैदान में उतारे, लेकिन लालू यादव के सुरक्षा कर्मियों ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने धरने पर बैठे आरजेडी कार्यकर्ताओं को गाड़ी के नजदीक आने से रोका और वहां से तेजी से निकल गए। लालू यादव की कार तो वहां रुकी तक नहीं। लेकिन इसके बाद भी वो लोग वहां से नहीं हटे। टिकट की मांग पर भोजपुर से पटना पहुंचे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। वो लालू यादव के घर के बाहर गेट पर ही बैठ गए और अपने नेता के लिए टिकट की मांग करने लग गए। उनके हाथों में कई पोस्टर भी नजर आए जिन पर सरोज यादव के अलावा तेजस्वी यादव की भी तस्वीरें दिखी। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लालू यादव के घर के बाहर कुछ और सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। आरजेडी के जिस नेता के लिए धरना प्रदर्शन किया गया वो पूर्व विधायक हैं। सरोज यादव 2020 के चुनाव में बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह से महज 4000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। उधर बंधकों की रिहाई से पहले ट्रंप इजरायल का दौरा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में बचे हुए बंधकों की रिहाई से पहले सोमवार को इजरायल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने के साथ ही इजरायल की संसद में भाषण भी देंगे। खबर है कि इजरायल ने बंधकों और कैदियों की अदला बदली में हमास के मुखिया रहे यहिया सिनवार और उसके भाई मोहम्मद सिनवार का शव देने से इनकार कर दिया। यहिया सिनवार की मौत पिछले साल अक्टूबर महीने में इजरायल के हमले में हुई थी। गाजा में शांति समझौते पर बात बनने के बाद 13 अक्टूबर को बंधकों की रिहाई की उम्मीद जताई गई। हमास और इजरायल के बीच हुए समझौते के बाद इजरायल की सेना ने गाजा से वापसी शुरू कर दी, जिसके बाद युद्ध की वजह से विस्थापित हुए हजारों फिलिस्तीनी नागरिक एक बार फिर गाजा सिटी की तरफ लौटना शुरू हो गए। उधर बड़ी खबर आई बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर लगभग बात बन चुकी है और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के कई नेता चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सवाल की एक बात यह कि बिहार में चुनावों की गहमागहमी चल रही है, लेकिन विपक्ष यानी महागठबंधन अगर कहें, जिसको महागठबंधन कहा जाता है, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट वगैरह का जो सबसे बड़ा झटका पिछली बार लगा था वो उनको आज तक याद है। इसलिए उस इलाके में बहुत एक्शन है। जो सबसे बड़ा झटका लगा था विपक्ष को पिछली बार सीमांचल के इलाके में लगा। याद कीजिए पिछली बार क्या हुआ था, 125 सीटें चली गई थी बीजेपी एनडीए को और 110 पे रह गया था महागठबंधन। लेकिन ये झटका लगा था सीमांचल के इलाके में, क्योंकि यहां मुस्लिम समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन इस इलाके में भी महागठबंधन पिछड़ गया था, यानी बीजेपी एनडीए आगे निकल गया था यहां पर। इसलिए इस इलाके पर फिर सबकी नजर रहेगी।
हम जो बिहार के प्रमंडलों के हिसाब से समझने की बिहार को कोशिश कर रहे हैं, उसी पर रहते हुए देखते हैं कि सीमांचल कहाँ है। बिहार में कुल विधानसभा सीटें हैं 243 और जिले हैं 38, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो प्रमंडलों को देख रहे हैं, क्योंकि कई जिलों को जोड़कर बिहार में प्रमंडल बनाए गए हैं और इस नज़र से देखने पर बिहार क्या है वो समझा भी जा सकता है। तो 243 विधानसभा सीटें हैं, 38 जिलों में फैली हैं और ये 38 जिले 9 प्रमंडलों में बटे हुए हैं। और प्रमंडलों में भी हम देखें, ऐसे देख रहे हैं कि गंगा के उत्तर में उत्तर के प्रमंडल और गंगा के दक्षिण के प्रमंडल, क्योंकि मोटे तौर पर 9 प्रमंडलों में 5 प्रमंडल गंगा के उत्तर में है, नक्शे पर अगर आप देखो गंगा के ऊपर है, 4 प्रमंडल गंगा के नीचे पड़ते हैं। मोटे तौर पर पूरे बिहार को ऐसे बांटा जा सकता है, गंगा के उत्तर का इलाका, गंगा के दक्षिण का इलाका। तो गंगा के उत्तर के इलाके में जो 5 प्रमंडल आते हैं पड़ते हैं, उनको उत्तर प्रदेश से बंगाल की तरफ चलते हुए नक्शे पर लेफ्ट से राइट तक देखें तो वो हैं सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। यानी यूपी से पहले पड़ता है सारण प्रमंडल, फिर गंडक नदी आती है, गंडक नदी क्रॉस करने के बाद तिरहुत, फिर दरभंगा, फिर कोसी नदी आ जाती है, कोसी नदी क्रॉस करने के बाद कोसी प्रमंडल और फिर बंगाल की सीमा तक पूर्णिया प्रमंडल। तो ये जो इधर से आखिरी प्रमंडल है गंगा के उत्तर में बंगाल की सीमा पर, इसी को कहते हैं सीमांचल, जो पूर्णिया प्रमंडल है। ये पूर्णिया प्रमंडल जो है इसमें 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इनमें किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार की सीमा लगती है बंगाल से, अररिया की नेपाल से लगती है और इन 3 की बंगाल से लगती है। ये चारों जिले मिलकर कहलाते हैं सीमांचल। और इस इलाके को बिहार चुनाव में सबसे अहम बात यह है कि इस इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोग अच्छी खासी तादाद में हैं। जो मुस्लिम आबादी 17-18% है पूरे बिहार में, हर जगह 17-18% नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है 17-18% पूरे बिहार की है तो सब जगह 17-18 ना, सब जगह एक ही अनुपात में नहीं फैली है। सीमांचल के इस इलाके में यानी पूर्णिया प्रमंडल के इन 4 जिलों में मुस्लिम समुदाय की आबादी टोटल आबादी का 46% है, यानी लगभग आधे वोटर ही मुस्लिम है। यानी इसी इलाके की वजह से बिहार में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 17-18% हो जाता है, मतलब यहां 46% है। यहां इतने ज्यादा है इसलिए बाकी इलाकों का भी पूरा एवरेज बढ़ जाता है। बाकी इलाकों में इतने मुस्लिम नहीं है, मतलब बाकी इलाकों में 17-18 सब जगह नहीं है, 17-18 से कम है, बाकी जगह 17% से कम है। यहां 46% है इसलिए एवरेज 17 हो जाता है। यहां इतने ज्यादा है, पूरे बिहार का एवरेज ज्यादा हो जाता है। और इन 4 जिलों में भी चारों में 46% नहीं है, चारों में 46 नहीं है। अररिया और कटिहार में तो 44-45% हैं अररिया कटिहार में, लेकिन पूर्णिया में 40 से कम है, यानी लगभग 39 ही हैं। लेकिन जो चौथा जिला है किशनगंज, उस जिसके उत्तर में नेपाल है, किशनगंज में मुस्लिम समुदाय की आबादी जो है किशनगंज में 68% लोग मुस्लिम हैं, यानी वहां के हर 3 में 2 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। किशनगंज में 68% मुस्लिम, मतलब ऐसा जिला आप सोचिए। तो यह सुनकर को पब्लिक को लगता है इन 4 जिलों में तो बीजेपी को कोई सीट नहीं मिलती होगी, इतने मुस्लिम हैं। 24 सीटें हैं सीमांचल के इन 4 जिलों में। इन 24 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी पता है कौन सी रहती है? आरजेडी ना, कांग्रेस नहीं, ना आरजेडी ना कांग्रेस ना जेडीयू। सबसे ज्यादा सीटें यहां से ले जाती है बीजेपी। पिछले चुनावों में यानी 2020 में भी बीजेपी ने यहां से जीती थी 8 सीटें, जेडीयू की 4 मिलाकर जिले की 24 में 12 सीटें एनडीए को चली गई थी और महागठबंधन को 7 ही सीटें मिल पाई थी, क्योंकि 5 सीटें यहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ले गई थी, 5 सीटें ले गई थी एमआईएम और बाकी सीटों पर मुस्लिम समुदाय के वोटों का नुकसान पहुंचा दिया था महागठबंधन को एमआईएम ने। इसी इलाके में कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी थी महागठबंधन ने। यही जो आरजेडी और कांग्रेस में सीटें बढ़ी थी वो यहीं पर ज्यादा थी, लेकिन कांग्रेस के कई उम्मीदवार इसलिए पिछड़ गए थे क्योंकि एमआईएम के उम्मीदवार कई जगह अच्छे खासे वोट ले गए थे मुस्लिम समुदाय के, कई मुस्लिम निर्दलीय भी खड़े हुए थे। तो हुआ यह था कि मुस्लिम समुदाय के वोट काफी तादाद में होने के बावजूद बढ़ गए थे, जबकि बाकी वोटर एक तरह से लगभग एकमुश्त बीजेपी को वोट दे आए थे या जेडीयू को वोट दे आए।
और इस बार भी ऐसा ही होने की चांस है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करना इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि ओवैसी को भी वही सीटें चाहिए थी जो कांग्रेस को दी जानी थी। यानी ओवैसी की पार्टी इस बार भी इस इलाके में पूरा दम लगाएगी। इसके अलावा इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज भी है। इसके बारे में तो यह आकलन लगाया जा रहा है कि अलग अलग सीट पर कैंडिडेट के हिसाब से ही पता लग पाएगा कि वो किस तरफ के वोटर अपने साथ ज्यादा ले जाएगी, तो वो भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करेंगे। फिर आम आदमी पार्टी ने भी बोला है कि वो भी बिहार में उम्मीदवार उतारेगी, तो उसको भी इस इलाके के मुस्लिम समुदाय के वोटरों से उम्मीद रहेगी। चाहे कितने ही वोट लें, ये सारी पार्टियां कितने ही वोट लें, लेकिन बटेंगे ही ना। बीजेपी के अलावा कई सीटों पर ये सारी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारती, तो वो सब कांग्रेस के लिए ही चुनौती है मुख्य तौर पर इस इलाके में, क्योंकि महागठबंधन में इस इलाके में मेन पार्टी कांग्रेस रहती है। हालांकि ओवैसी की पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि पिछली बार जो 5 उम्मीदवार उनके जीते थे उनमें 4 चले गए थे आरजेडी में, और यह इलाका ऐसा है कि पिछली बार इन 24 सीटों में 10 पर जीत हार का अंतर 10% का भी नहीं था। 10 सीटों में 10 सीटों पर करीबी मुकाबला था। अब प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार के रूप में एक सीरियस कैंडिडेट और जुड़ जाएगा हर सीट पर, तो ये जीत हार के मार्जिन और टाइट हो सकते हैं। यानी पूर्णिया प्रमंडल की ये 24 सीटें महागठबंधन के लिए बहुत अहम हो सकती हैं। 100 बात की एक बात। उधर करीबियाई देश हेती में फायरिंग से दहशत मच गई। करीबियाई देश हेती की राजधानी पोर्ट प्रांस में उस वक्त गोलीबारी की गई जब वहां के प्रधानमंत्री कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। फायरिंग मीटिंग वाली जगह से थोड़ी ही दूर पर की गई। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं आई। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और एडवेंचर टूरिज्म में बीते 4 साल में दुगनी रफ्तार दिखी। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहल से सर्दियों में भी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, साथ ही सरकार का राजस्व भी बढ़ा।